नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ चुके हैं और इसी तीसरे चरण में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन 10 सीटों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हॉट सीटें मानी जा रही हैं इन्हें। और ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेसेस है वो फेसेस भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े बड़े चेहरे इन 10 सीटों पे उतरने वाले हैं। तो इन 10 सीटों का क्या हाल होने वाला है, कौन यहाँ पे आगे चलने वाला है, कौन यहाँ पे पीछे रहने वाला है, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सुकेश सर हमारे साथ है। सर, ये जो 10 सीटें हैं आप इन्हें कैसे देखते हैं और इन 10 सीटों पे इस बार क्या होने वाला है? देखिए, हर चरण महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। ये जब मैं कहता हूं तो इस राइडर के साथ कहता हूं हमेशा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आज की तारीख में सबसे मजबूत सांगठनिक तौर पे, रिसोर्स के मामले में, नेतृत्व के मामले में वो एक परिपूर्ण पार्टी है जी। लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक उसको चैलेंज दे पा रहा है? 2 चरणों का मतदान हो चुका है और जैसा मैंने कहा कि हर चरण महत्वपूर्ण है। आपने कहा 10 सीटों पे चुनाव है। सीटें कौन सी हैं? सीटें हैं बरेली, संभल, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, बदायूं, आंवला, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद। फिर से बता दूं, बरेली, संभल, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, बदायूं, आंवला, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद जी। अब इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, इतिहास रहा है। कुछ सीटें ऐसी है जहां इनरोड समाजवादी पार्टी कभी नहीं बना पाई। कुछ एक सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस रह रहकर अच्छा करती रही है जी। 2009 में जब वो 21 सीटें जीत गई थी तो उस दौरान कुछ सीटों पे उसने अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार स्थिति क्या होने वाली है? क्या इन सीटों, ये 10 सीटें उस टैली में जुड़ने वाली हैं जो भाजपा अपने लिए चाहती है? जी। भाजपा पिछली बार अपने सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीत पाई थी। 16 पे वो हार गई थी। 2014 में उसने 73 सीटें जीती थी। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पिछली बार 10 सीटें बसपा को मिली, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 1 सीट कांग्रेस को मिली, रायबरेली की। अमेठी राहुल गांधी हार गए थे जी। पिछली बार गठबंधन था बसपा सपा का, कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी। इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, बसपा नहीं है। यह मोटी बात सब लोग जानते हैं जी। अब इन 10 सीटों में कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां कॉन्टेस्ट हो सकता है? कुछ सीटें ऐसी मानकर चलते हैं लोग कि वहां बीजेपी का एक डिसाइसिव एज है, एक निर्णायक बढ़त उनको पहले से है। मैं उन सीटों के बारे में बताता हूं जहां सपा या कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक मजबूती से लड़ रही है, जीत सकती है, जिनका जीतने का इतिहास रहा है जी। तो एक एक सीट मैं आपको बताता हूं। 10 सीटें मैंने आपको बता दी कि 10 सीटें कौन सी हैं। तो पहली सीट जो मैंने आपको नाम बताया उसमें पहली सीट जाहिर तौर पे आएगी मैनपुरी की सीट। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है जी। बहुत बार मुलायम सिंह यहां से जीते। मुलायम सिंह अपना आखिरी चुनाव भी इसी मैनपुरी से जीते थे, 2019 में भी, जब बीजेपी की लहर थी एक तरीके से। मुलायम सिंह का निधन हुआ। इस सीट पे डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरी। वो कन्नौज से अपना चुनाव हार गई थी। करीब 2,88,000 मतों से वो चुनाव जीत गई। नहीं, हार गई। उपचुनाव में वो चुनाव जीत गई जी। ये कहा गया कि वो उस समय समाजवादी पार्टी के लहर का चुनाव था। इस बार बीजेपी कह रही है कि वहां भी पटकनी देंगे। क्या वो दे सकते हैं? मैनपुरी स्ट्रांग सीट है सपा के लिए।
कैसे स्ट्रांग है यह मैं आपको बताता हूं। इस बार मैनपुरी में डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह की बहू है, उनके सामने जयवीर सिंह जो ठाकुर समुदाय से आते हैं उनको टिकट दिया गया है। जयवीर सिंह सपा में भी रह चुके हैं जी, वो राज्य सरकार में मंत्री थे, बसपा में भी मंत्री रहे, अब वो भाजपा से उम्मीदवार है। ठाकुरों की संख्या वहां ठीक ठाक है, तो एक बेस बीजेपी को मिलता है, लेकिन क्या वो काफी है कि वो मैनपुरी में डिंपल यादव को हरा सकते हैं? जरा जातीय गणित वहां का देख लेता हूं, बता देता हूं दर्शकों को। बहुत सारे दर्शकों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको पता लगेगा कि क्या है। करीब 4.25 लाख यादव है उस सीट पे। इनके मुकाबले पिछली बार एक शाक्य लड़े थे यहां से चुनाव बीजेपी से, वो करीब 3.25 लाख शाक्य मतदाता है। इसलिए आसपास की सीटों पे शाक्य उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने दिया है, ताकि शाक्य वोट जो है उसको वो कैप्चर कर सके जी, क्योंकि ये बड़ा इवनली बैलेंस हो जाता है। अगर आप देखेंगे, ब्राह्मण यहां करीब 1.25 लाख है, लोध करीब 1 लाख है, मुस्लिमों की संख्या भी 50, 60, 65 हजार के आसपास बताई जाती है। अब ये शाक्य वोट जो है ये समाजवादी पार्टी अपने साथ करना चाहती है, और इसीलिए आसपास उन्होंने शाक्य उम्मीदवार दिए। ये अगर आप, एक तो पुश्तैनी सीट होना वो उनको फायदा पहुंचाता है, और ये 4.25 लाख और मुस्लिम वोट जो एक तरफा इंडिया ब्लॉक को पड़ रहा है, ये उनको एक एज देता है जी ये सीट जीतने में। तो मैनपुरी डिंपल यादव, यहां से बसपा ने भी उम्मीदवार उतारा है ना, शिव प्रसाद यादव। बसपा ने उम्मीदवार यादव को एक उम्मीदवार उतारे, शिव प्रसाद यादव। तो क्या वो बहुत ज्यादा इनरोड वो बना पाएंगे? ये सीधी लड़ाई बसपा और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। बीजेपी ने तरह तरह के प्रयोग वहां किए हैं, लेकिन चूंकि ये यादव परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है और उनकी एक रीच है, उनका 1-to-1 कनेक्ट है वहां के लोगों के साथ, तो वो एक बढ़त देता है मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, माफ कीजिएगा, डिंपल यादव के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो शायद फिरोजाबाद से आते हैं, जहां तक मुझे मालूम है। जयवीर सिंह, मैंने आपको नाम बताया, ठाकुर हैं, ठाकुर की संख्या वहां ठीक ठाक है। तो इनके ऊपर एक चस्पा करने की कोशिश ये भी है कि ये बाहर से आए। मैनपुरी डिंपल यादव के लिए सेफ सीट मानी जाती है। ये सीट बीजेपी को जीतने में मुश्किल होगी। दूसरी बदायूं सीट सपा कई बार जीती है जी। बदायूं सीट पिछली बार वो हार गए थे क्योंकि शिवपाल यादव खुद मैदान में उतर गए थे। अक्षय यादव जो उसी परिवार से आते हैं, अक्षय यादव को टिकट दिया गया था। शिवपाल यादव अलग से खड़े हो गए, उन्होंने यादव वोट में एक सेंध लगाई। शिवपाल यादव एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे कुशल संगठनकर्ता के तौर पे समाजवादी पार्टी में देखे जाते हैं। उन्होंने मुलायम सिंह से कंधा मिलाकर इस पार्टी को खड़ा किया है। तो एक बड़ा जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, चंक है, वो इस पूरे इलाके में शिवपाल यादव के साथ होता है जी। शिवपाल यादव, इस बार बदायूं से टिकट उनको दिया गया था। शिवपाल यादव ने यह टिकट आदित्य यादव जो शिवपाल के बेटे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट किया कि यह टिकट आदित्य यादव को दी जाए जी। अब सपा के उम्मीदवार आदित्य यादव हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो करीब 4 लाख से ज्यादा यादव हैं, जिस यादव वोट में पिछली बार सेंध लग गई थी।
मुस्लिम भी अच्छी खासी संख्या में है, 3.5 लाख से ज्यादा करीब मुसलमान बताए जाते हैं। उसके अलावा दलित हैं बहुत संख्या में, मौर्य है करीब 2 लाख, दलित हैं करीब 2.5 लाख, डेढ़ लाख के आसपास ठाकुरों की संख्या, राजपूतों की संख्या बताई जाती है। वैश्य करीब 1.5 लाख के आसपास वैश्य बताए जाते हैं। बीजेपी का एक अच्छा वोट बैंक यहां है, लेकिन ये मुस्लिम यादव जो वोट है और खुद का प्रभाव, शिवपाल यादव का खुद का प्रभाव, ये एक एज देता है बदायूं में। बदायूं से धर्मेंद्र यादव भी सांसद रह चुके हैं। इस बार फिर चर्चा थी कि धर्मेंद्र यादव को दिया जाएगा, ये सीट शिवपाल यादव को दी गई और उसके बाद आखिर में ये सीट आदित्य यादव के पास पहुंच गई जो शिवपाल यादव के बेटे हैं। तो मतलब समझिए ये कि ये पहला फोरे है उनका चुनाव में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और शिवपाल यादव अपनी जान लगाएंगे। एक तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, दूसरे उनके बेटे पहली बार मैदान में है, तो बदायूं जो है वो एडवांटेज। लेकिन सर यहाँ पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, क्या बीजेपी ने भी कुछ प्लानिंग की होगी? बीजेपी ने प्लान वहां किया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शिवपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो सांगठनिक तौर पे सपा के बैकबोन माने जाते हैं जी। उन्होंने न सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत किया है, बल्कि दूसरी जातियों में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। तो न्यूमेरिकली अगर आप देखेंगे तो वो एक एडवांटेज पोजीशन में डालता है सपा को और शिवपाल यादव के बेटे को जी। मैंने 2 सीट बताई, 10 सीटों पे चुनाव है, मैंने सीटें आपको बता दी हैं जी। 2 सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां फाइट होने वाला है। तीसरी सीट है फिरोजाबाद भी एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम और यादव दोनों को अगर मिला लें तो करीब 6.5 लाख वोट है जी। और यह कोर वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी का, हम सबको मालूम है। इसके अलावा निषाद बड़ी संख्या में हैं, ठाकुर अच्छी खासी संख्या में हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं। जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है वो अच्छी खासी संख्या में यहां है, लेकिन यादव वोट बैंक का न छिटकना और मुस्लिम का साथ आना और मुस्लिमों का उसके साथ बने रहना, वो पिछली बार मैंने आपको बताया, शायद मैंने बदायूं केस में बता दिया था, माफ कीजिएगा, फिरोजाबाद में जो शिवपाल यादव लड़े थे वो फिरोजाबाद में लड़े थे, जहां से अक्षय यादव उम्मीदवार थे जी। मैंने गलत किया, उसको ठीक कर लेता हूं। अक्षय यादव फिरोजाबाद से उम्मीदवार थे और ये यादव वोट बैंक जो है उसमें उन्होंने काफी सेंध लगाई थी। सिर्फ यादव वोट ही नहीं, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चंक, एक बड़ा धड़ा चला गया था शिवपाल यादव के साथ। इस बार अक्षय यादव सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। किसी वोट डिवीजन की कोई गुंजाइश या आशंका इस बार नहीं है। मैंने बदायूं के संदर्भ में वो बात बोली थी, अपनी बात मैं ठीक कर लेता हूं। बदायूं जो है वो पिछली बार धर्मेंद्र यादव लड़े थे और धर्मेंद्र यादव अपना चुनाव हार गए थे। उसके बाद उपचुनाव में वो आजमगढ़ गए, आजमगढ़ से भी अपना चुनाव वो हार गए थे। 9-14 भी धर्मेंद्र यादव ही जीते थे। बिल्कुल। तो ये सीटें बदायूं और फिर फिरोजाबाद, ये स्ट्रांग सीटें मानी जाती है। इस बार शिवपाल यादव का नहीं लड़ना फिरोजाबाद में एक उनको एज देता है, इसलिए फिरोजाबाद जो है वो इंटरेस्टिंग सीट है। कॉन्टेस्ट में कह सकते हैं, लेकिन एडवांटेज कह सकते हैं शिवपाल यादव को, अक्षय यादव को।
चौथी सीट संभल। संभल बहुत सेफ सीट मानी जाती है। एक बार भाजपा ने यह सीट जीती, लेकिन सफीउर रहमान बर्क पिछली बार सांसद थे, इस बार उनके पोते को टिकट दिया गया है। यह वन साइडेड मुकाबला कई बार आपको दिखेगा, क्योंकि यहां 8 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। और इस बार इंडिया ब्लॉक को छोड़ के बहुत कम ऐसी सीटें हैं कि मुस्लिम मतदाता कहीं और वोट करता हुआ दिख रहा है। तो 8 लाख से ज्यादा मतदाता अगर आपके संभल में आपके साथ है और एक ट्रेडिशनल सीट या जिनकी पकड़ वहां मजबूत बताई जाती है, पहले भी अगर इतिहास में भी अगर आप जाकर देखें तो यह सीट ऐसी है जहां सोशलिस्ट पार्टी जो है डोमिनेट करती है, वो डोमिनेट करती आई है। मैं थोड़ा और अगर फिगर दे दूं, यहां अनुसूचित जाति के करीब 3.25 लाख वोट है, यादव 1.5 लाख वोट है। अब ये 1.5 लाख और करीब 8-8 लाख वोट अगर जोड़ दे तो यू आर कंफर्टेबली होम। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग को अगर मिला लें तो करीब 5 से 5.5 लाख, 5.25 लाख के आसपास वोट सामान्य और पिछड़ा वर्ग का है, जो आज की तारीख में भाजपा का वोटर हो चुका है। लेकिन यादव, दलित और इस अनुसूचित जाति में कुछ वोट अगर संभल में सफीउर रहमान बेटे के सफीउर रहमान बर्क के पोते के साथ जाता है तो संभल सीट एक सेफ सीट हो जाती है। लेकिन सर यहाँ पे बसपा ने भी एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा मैंने किया। आपको पहले बताया कि एक तो सफीउर रहमान बर्क का अपना स्टेचर जी, वो मैटर करता है, और जहां वो विनिंग पोजीशन में है वहां मुस्लिम मतदाता दूसरे की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। जो पिछले कुछ चरण हुए हैं वो इस बात के गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं कि वो बहुत छिटकने को तैयार नहीं है। वो बहुत फोकस तरीके से इंडिया ब्लॉक को जिताने में लगा हुआ है। जी, एक दो और सीटें मैं आपको बता दूं। जो भाजपा के समर्थक होंगे उन्हें लग रहा होगा कि 4 सीट बता चुका, अभी और सीट बताएगा, मतलब इस सीट पे क्या, इस चरण में भी क्या सारी सीटों पे फाइट है। लेकिन मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा, कम से कम 2 सीटें और मैं बता सकता हूं जहां बीजेपी हो सकता है कि उनको एज हो, लेकिन वो सीट जो कॉन्टेस्ट में नहीं होती थी वो कॉन्टेस्ट में आ गई है। एक सीट है, 5वीं सीट मैं बोलूं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। सपा आज तक ये सीट जीत नहीं पाई जी। इस सीट पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग है ये, इस सीट पे कि एक विधानसभा से बाबूलाल चौधरी, अगर मुझे नाम ठीक से याद है, बाबूलाल चौधरी विधायक हैं। ये 2014 में बीजेपी से सांसद भी थे, बाद में विधायक हो गए। इन्होंने अपने बेटे को, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, इन्होंने, बाबूलाल चौधरी ने अपने बेटे को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरवा दिया है। पूरा संगठन लगा हुआ है जी, लगा हुआ था कि वो अपना पर्चा वापस ले लें, लेकिन बाबूलाल चौधरी और उनके बेटे का कहना है कि हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, हमारा कनेक्ट है, लोग चाहते हैं कि हम यहां से चुनाव लड़े। तो उनके बेटे ने, बाबूलाल चौधरी के बेटे ने अभी तक, रामेश्वर चौधरी उनका नाम है शायद, रामेश्वर चौधरी, रामेश्वर चौधरी ने अभी तक नामांकन वापस नहीं लिया है और उसकी तिथि भी अब खत्म हो गई। पूरे संगठन के और दिल्ली के भी लगने के बाद बाबूलाल चौधरी के बेटे ने नामांकन वापस नहीं लिया। बाबूलाल चौधरी का बैकग्राउंड, वो आरएलडी से आते हैं, कई चुनाव लड़े, हारे जीते, विधायक का चुनाव भी लड़े हैं, हारे हैं जीते हैं, सांसद का चुनाव भी लड़े हैं, हारे हैं जीते हैं।
लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है और उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, जो एक कॉन्टेस्ट में डाल देता है इस पूरी सीट को। बीजेपी वहां उन्होंने अपना सारा पैराफर्नेलिया लगा दिया है, जो बीजेपी का अपना एक स्ट्रेंथ है, वो कोई भी सीट बहुत आसानी से छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने बहुत ताकतवर तरीके से इस सीट पे अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है, लेकिन इस वजह से कि ये सीट जो है वो जीतनी है, और ये इनके खड़े होने का खामियाजा क्या हो सकता है, सिर्फ एक चीज और बता दूं, करीब 3 लाख के आसपास जाट वोटर हैं। बाबूलाल चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं। ये जाट वोटर आज की तारीख में और आरएलडी के आ जाने के बाद तो और भी माना जा रहा है कि ये एक कमिटेड वोटर है बीजेपी का। अगर ये 3 लाख वोट में सेंध मारी की इनके बेटे ने, रामेश्वर चौधरी ने, तो जो ट्रेडिशनली सीट रही है फतेहपुर सीकरी बीजेपी के लिए मानी जाती है कि ये सेफ सीट है। उनके लोग या आम जो दर्शक हैं वो समझते होंगे फतेहपुर सीकरी में क्या दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत दरअसल ये है जिसकी वजह से ये सीट कॉन्टेस्ट में हो सकती है। एक आखिरी सीट में बताता हूं, बरेली। बहुत लोगों की बहुत चढ़ेगी कि बरेली तो बहुत सेफ सीट है भाई। अब बरेली इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कुर्मी डोमिनेटेड सीट है और इस बार एक कुर्मी को ही उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, लेकिन संतोष गंगवार जो 8 बार से सांसद थे उनको हटाया, उनका टिकट काट दिया गया। तो पहला तो जो एक कार्यकर्ताओं में जो एक निराशा होती है, समर्थकों में जो संतोष गंगवार की एक निराशा होगी, वो फैक्टर इन कर रहा है जी। दूसरा, ब्राह्मण समुदाय के कुछ नेताओं का कुछ बयान ऐसा आया जिसने कुर्मी समुदाय के लोगों को थोड़ा आहत किया है, वो एक फैक्टर हो सकता है। इस चुनाव में मैंने एक दिन बताया था, समाजवादी पार्टी ने करीब 9 उम्मीदवारों को, और ये उम्मीदवार लाइन से हैं, इंपैक्ट कर सके, वो इसका असर डाल सके, वो ये कुर्मी वोटर, कुर्मी बिरादरी के लोग ये वोटर हो चुके हैं आज की तारीख में भाजपा के स्टॉन्च सपोर्टर, और वो बड़े पावरफुल वोटर हैं, बहुत संगठित वोटर है। तो क्या बीजेपी की अंदर की नाराजगी, थोड़ी कुलबुलाहट और कुर्मी वोट बैंक में समाजवादी पार्टी का एक सेंध लगाना, यह क्या काम आ जाएगा? जो सामने उम्मीदवार खड़े हैं वो प्रवीण आयरन है, एरन जी, प्रवीण। ये कांग्रेस से विधायक कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2009 से 14 तक ये कांग्रेस के सांसद थे बरेली से। प्रवीण आयरन आज की तारीख में सपा ज्वाइन कर चुके हैं और वो सपा की टिकट पे यहां से मैदान में हैं। तो मैं फिर से बताऊं कि इनफाइटिंग, कुर्मी वोटों में सेंध लगाने की समाजवादी पार्टी की कोशिश, ये इस सीट को इंटरेस्टिंग बनाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत फियर्स कॉन्टेस्ट है, लेकिन जो एक फॉरगॉन कंक्लूजन होता था कि बरेली तो बीजेपी जीत रही है, वो इस सीट को इंटरेस्टिंग बना सकती है, ऐसा मेरा जी मानना है। तो 10 सीटों में मैंने 6 सीटें आपको बताई जहां कॉन्टेस्ट है। कुछ सीटें डेफिनेटली एज है, संभल में समाजवादी पार्टी को एज है, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को डेफिनेट एज है, बदायूं में समाजवादी पार्टी मजबूत है, एक और सीट मैनपुरी, वहां पे तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। तो और फिरोजाबाद, 4 सीटें समाजवादी पार्टी की स्ट्रॉन्ग सीटें हैं। 2 सीटें जहां कॉन्टेस्ट और इंटरेस्टिंग फाइट होगा की कैटेगरी में डाल सकता हूं। यानी फतेहपुर सीकरी और बरेली इंटरेस्टिंग फाइट्स की कैटेगरी में, और बाकी के 4 सीट्स वो होंगी जहां पे समाजवादी पार्टी फिलहाल स्ट्रांग है। मतलब आज आपने समझा कि वो जो 10 सीटों पे मतदान होने जा रहा है तीसरे चरण में,
उनमें से कौन सी सीटें हैं जहां पे इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी और कौन सी सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी स्ट्रांगली फाइट करती नजर आएगी। देखते हैं क्या होता है। अगला चरण का मतदान नजदीक है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हो रहा है तो निकलिए, जाइए, वोट कीजिए और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाग लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।